जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24। इस बजट से केवल वही प्रमुख बातें जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 2023-24 पेश किए। कब पेश किए? 1 फरवरी 2023 को। और कौन पेश किए? तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। इसका आकार 45.03 लाख करोड़, पूरा देखें तो 45,03,097 करोड़ हो जाएगा है, जो पिछले वर्ष से 5.58 लाख करोड़ यानी कि 12.4% अधिक है। यह वित्त मंत्री का 5वां पूर्ण बजट है और लगातार 5 बजट पेश करने वाली 5वीं वित्त मंत्री वो बनी है, लगातार 5 बार पेश करने वाली। और वह महिला वित्त मंत्री जो पहली बार पूर्ण बजट पेश किए हैं तो वो हो गए श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये दूसरी महिला हो गए वित्त मंत्री। और लगातार 5 बार पेश करने वाले बजट ये पहली महिला हैं। वित्त मंत्री ने आम बजट को 7 प्राथमिकताओं में बांटकर उन्हें सप्तऋषि नाम दिया है। सप्तऋषि नाम दिया गया है। कौन कौन सा है वो? तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा हो गया बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है क्षमताओं का विस्तार, पाँचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। यही 7 है जो 7 पिलर है समझिए इस बजट का, और इसी पे पूरा चर्चा होगा। पूंजी निवेश परिव्यय 33.4% की वृद्धि के साथ यह राशि 10 लाख करोड़ किया गया है। और राजकोषीय घाटा अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% का अनुमान है। 23-24 में 5.9, मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में यह 6.4% है, जिसे 2025-26 तक 4.5% करने का लक्ष्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से। 3.5% से ज़्यादा का राजकोषीय घाटा को अच्छा नहीं माना गया है। तो क्या है? 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहेगा, यह अनुमान है। पिछले मौजूदा जो वित्त वर्ष है 2022-23 इसमें 6.4% है, और 2025-26 तक 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया। राजकोषीय घाटा क्या हुआ? तो राजकोषीय घाटा आय व्यय के बीच में जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे कि मान लिए कि 10 रुपया आय प्राप्त हुआ भारत सरकार को और 12 रुपया खर्च कर देता है, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा हो गया वो राजकोषीय घाटा हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का विकास दर 7% है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछले 9 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है, प्रति व्यक्ति आमदनी भारत में लोगों का। और अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। बजट का जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है जो वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर तय किया जाता है। जान लीजिए रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ खर्च होता है। यही दोनों के बीच का जो गैप है वही होता है राजकोषीय घाटा। तो रुपया कहाँ से आता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। कर्ज और अन्य देयताओं से सरकार कर्ज लेती है, 34% सबसे ज़्यादा यहीं कर्ज लेके आता है। जीएसटी से 17% जीएसटी से आता है। आयकर और निगम कर से 15%। ये 3 बड़ी मदें हैं जहाँ से रुपया आता है सरकार को। कौन कौन सा? कर्ज से 34%, जीएसटी से 17%, आयकर से 15% और निगम कर से ही 15% आता है। अब आया रुपया तो खर्च कहाँ करेगा सरकार? कहाँ खर्च करती है? तो सबसे ज़्यादा कर्ज लेके आया था 34%, तो सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान पे खर्च होता है। देखिए ब्याज भुगतान पे 20% खर्च होता है। दूसरा स्थान पे कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो कर आता है उसमें से राज्य को भी दिया जाता है, तो 18% वहाँ खर्च होता है। और तीसरा बड़ी मद है केंद्र सरकार के क्षेत्रीय योजनाओं पर 17%, क्षेत्रीय योजनाओं पे 17% खर्च करती है सरकार। तो ये 3 बड़ी मदें हैं खर्च करने का। ब्याज भुगतान पर 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर 17%। अब देखते हैं सप्तऋषि जो 7 पिलर है उसके बारे में। पहला है समावेशी विकास। इसमें क्या है देख लेते हैं। कृषि के लिए आवंटित राशि 5,000
35 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष से 74-78 करोड़ रुपया कमी है। कृषि का विकास दर 2019-20 में 5.5%, 21-22 में 3.3%, 21-22 में 3% और 2022-23 में 3.3%। यानी कि जो कृषि का विकास दर है पिछले 4-5 सालों से तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। जैसे कि देखिए 2019-20 में 5.5 है, तो 20-21 में 3.3 है, फिर 21-22 में 3 हो जाता है, फिर 22-23 में फिर 3.3 हो जाता है। तो घट रहा है बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ना तो बढ़ रहा है और लगातार ना तो घट रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। 20 लाख क्रेडिट कार्ड। वित्त वर्ष 2023-24 किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट कार्ड से ऋण बांटने का लक्ष्य है। 20 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट कार्ड से ऋण बांटने का लक्ष्य है। मोटा अनाज, जिसे श्री अन्न नाम दिया गया है, श्री अन्न। और ये जो 2023 है जो मोटे अनाज का वर्ष है, यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है 2023 को मोटे अनाज का वर्ष। भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मोटे अनाज का भारत है जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में ज्वार, रागी, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा जैसे कई प्रकार के मोटे अनाज उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए दे दिया इसमें से कोई 3 और एक नहीं दिया, पूछे कौन मोटा अनाज नहीं है, तो इस पे भी ध्यान देना है। ज्वार, रागी, बाजरा, कट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा, ये सब है जो मोटे अनाज हैं। श्री अन्न के मामले में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद में स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव किया गया है। और श्री अन्न मोटे अनाज को कह रहे हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय मदद और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। और वर्ष 2022 में 16,553 टन मछली उत्पादन रहा। 2022 में कितना रहा? तो 16,553 टन मछली उत्पादन रहा। और पीएम मत्स्य संपदा योजना का एक उप योजना शुरू किया जाएगा। अगला है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्या है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो देख लेते हैं। इसका अर्थ खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो, जिनके पौधे से हाई वैल्यू वाली क्वालिटी अनाज का उत्पादन हो सके। और इसके तहत 2200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत। तो हाई वैल्यू वाली क्वालिटी वाला अनाज उत्पादन के लिए ये प्रोग्राम है क्लीन प्लांट। स्वास्थ्य के देख लेते हैं अब। स्वास्थ्य के बजट में करीब 13% की बढ़ोतरी के साथ कुल 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 22 नए एम्स खोले जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया को कब तक ख़त्म किया जाएगा? तो 2047 तक किया जाएगा। एनीमिया है जो खून की कमी वाला एक बीमारी है, खून की कमी वाला। शिक्षा से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित राशि 1,12,899 1,12,899 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 8692 करोड़ रुपया अधिक है। यानी कि शिक्षा का बजट थोड़ा बड़ा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगा, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा बजट में किया गया है। इससे डिजिटली रूप से हर विषय की किताब तक विद्यार्थियों की पहुंच होगी। वार्ड और पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा किया गया है। PM श्री स्कूल है एक, यह स्कूल इसी वर्ष से खुलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 2023 से ही खुलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवंटित राशि 4000 करोड़ है। यह पहले से संचालित सरकारी स्कूलों को ही चयनित कर उन्हें उसके अनुरूप तैयार किया जाएगा। नया कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा इसके लिए जो पहले से सरकारी स्कूल संचालित है उसी में सुधार किया जाएगा। यही है PM श्री स्कूल।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, इसके ज़रिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी टीचर को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा डाइट के जरिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला है अंतिम, दूसरा है 7 पिलर में दूसरा, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। तो इसमें पहला है PVTG, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVTG संवेदनशील जनजातीय समूह, संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए PM PVTG विकास मिशन शुरू करने के प्रस्ताव का जिक्र बजट में किया गया है। PM PVTG विकास मिशन। इस मिशन को लागू करने के लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ का प्रस्ताव है। और सबसे ज़्यादा PVTG कहाँ पाए जाते हैं? जनजातीय, जो उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा में रहता है। है ऊपरी भद्रा योजना, यह है जो कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो ऊपरी भद्रा योजना है जो कर्नाटक में सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए है। और भारत श्री योजना है, भारत साझा पुरालेख निधान के तहत 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण किया जाएगा। भारत श्री के तहत 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण किया जाएगा। एक है महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने 112 जिलों के विकास के लिए जनवरी 2018 में इस कार्यक्रम को शुरू किए थे। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 2018 में, 112 जिलों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 500 ब्लॉक का चयन किया जाएगा। यानी कि अब पहले तो जिला लेवल पर काम हुआ, अब और नीचे उतर करके ब्लॉक लेवल पे काम होगा। इन ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आर्थिक समावेशन, कौशल विकास एवं आधारभूत ढांचा जैसे क्षेत्रों में सरकारी सेवकों को पर्याप्त और अनिवार्य रूप से पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बुनियादी ढांचा और निवेश तीसरा है, बुनियादी ढांचा और निवेश तीसरा पिलर। पूंजी निवेश, पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33.4% की वृद्धि के साथ यह राशि अब 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कुल GDP का 3.3% है, 3.3%। पूंजीगत निवेश क्या होता है? पूंजीगत निवेश वो निवेश होता है जहां सरकार एक बार निवेश करे और आगे उससे कमाता रहे। जैसे कि मान लीजिए कि एम्स बना देता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, तो एक बार तो उसमें खर्चा कर दिया सरकार, कर देती है सरकार, लेकिन उसके बाद उससे कई वर्षों तक कमाते रहती है, तो उसे पूंजीगत निवेश कहते हैं। केंद्रों ने राज्यों के लिए कुछ शर्तों के साथ 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की है। सहायता योजना के तहत 1.30 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। और यह मांग बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए। एक है जल जीवन मिशन। वर्ष 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर को नल से जल सुलभ कराने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। कब? वर्ष 2019 में किया गया था। इसके लिए बजट आवंटन 70,000 करोड़ रुपये का है। तो 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल से जल सुलभ कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुआ था। नदी जोड़ो परियोजना, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है के लिए 3500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। पिछले वित्त वर्ष में 1400 करोड़ रुपया किया गया था, और बढ़ाया गया है 3500 करोड़। और पहला नदी जोड़ो परियोजना, प्रमुख बात इसमें हो गया कि केन बेतवा है। PM आवास योजना, वर्ष 2024 तक देश में हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए बजट में 66% की वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है PM आवास योजना के तहत। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यही पूछता है। वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट में लगभग 35% की वृद्धि के साथ 2.70 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2.70 लाख करोड़ का। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को 1.62 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। रेल बजट को जान लेते हैं। बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2,41,267 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। यह वर्ष 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। बताया जा रहा है कि जो बजट 2013-14 में पेश हुआ था उससे 2023-24 में जो पेश हुआ है जो 9 गुना अधिक है।
हाइड्रोजन ईंधन आधारित 35 ट्रेनें चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला 35 ट्रेन चलाई जाएगी और यह ट्रेन दिसंबर 2023 से ही चलेगी। सबसे पहले यह कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर चलेगी। कालका शिमला 35 ट्रेन चलाई जाएगी हाइड्रोजन ईंधन पे, दिसंबर 2023 से ही ये चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना एक आया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों को फिर से विकसित किया जाएगा और इसी वर्ष 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 ट्रेन भी चलेगी वंदे भारत, जिन्हें चेन्नई में बनाया जा रहा है। चेन्नई में वंदे भारत ट्रेन है, जिसको बनाया कहाँ जा रहा है, तो चेन्नई में ही बनाया जा रहा है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई के बीच सबसे पहले रैपिड रेल चलाई जाएगी। रैपिड रेल, और इसकी लंबाई है जो कुल 18 किलोमीटर है और 85% ट्रैक है जिसका विद्युतीकरण हो गया है। सरकार की तरफ बताया गया है कि 85% ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है। रक्षा बजट देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट में कुल आवंटन 5.94 लाख करोड़ यानी कि 5,93,537 लाख करोड़ रुपया किया गया, जो पिछले बजट से 15% अधिक है। 81 लाख स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को पेशेवर बनाने की घोषणा की गई है। जीविका ये योजना है जो बिहार का है। जीविका को देश भर में विस्तार किया जाएगा। बिहार में जीविका दीदियाँ ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है, तो जीविका का बहुत महत्व है बिहार में। बिजली देश भर में 99.9% घरों तक बिजली आपूर्ति संभव हो गई है। 99.9 हो गया, लगता है कि हर जगह ही हो गया है। वर्ष 2029-30 तक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों से, यानी स्रोतों की हिस्सेदारी 2/3 हिस्सेदारी नवीकरणीय स्रोतों से। बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी जान लीजिए तो सौर ऊर्जा से 34.28%, कोयला से 32.66%, पवन ऊर्जा से 17.13%, जल विद्युत एवं संबंधित क्षेत्र से 9.37%, गैस से 3.07%, परमाणु ऊर्जा से 2.32%, बायोमास से 1.22% का हिस्सेदारी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सौर ऊर्जा से 34.28% और कोयला से 32.66% और तीसरा है परमाणु ऊर्जा से, इसका हिस्सेदारी हो गया 2.32%। क्षमताओं का विस्तार, ये चौथा पिलर हो गया। इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हो गया, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME क्षेत्र में नई क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में इसका योगदान 25% से अधिक है। MSME का योगदान 25% से अधिक है अर्थव्यवस्था के विकास में। MSME की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर 6.3 करोड़ MSME के साथ भारत प्रथम स्थान पे है। इसके बाद क्रमशः चीन दूसरे स्थान पे है 4.3 करोड़ MSME के मामले में, और अमेरिका तीसरे स्थान पे 3.2 करोड़ MSME के स्थान के हिसाब से। तो भारत प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पे है MSME की संख्या के मामले में, और 25% से ज़्यादा योगदान है अर्थव्यवस्था के विकास में MSME का। एक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पे 704 संख्या के मामले में अमेरिका है। इसके बाद क्रमशः चीन 243 संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे, और भारत 85 तीसरे स्थान पे है। तो यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए AI पर काम किया जाएगा। यहाँ मनरेगा, इसके लिए आवंटित राशि में 30% की कटौती किया गया इस बार मनरेगा में। यह घटकर 61,032.65 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी। PM विकास योजना है एक, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।
इसके जरिए सरकार वंचितों को आत्मनिर्भर बनाएगी। पीएम विकास योजना के तहत वंचितों को आत्मनिर्भर बनाएगी। 5वां पिलर है हरित विकास। पहला है पीएम प्रणाम, एक योजना आया है पीएम प्रणाम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म हो गया। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंधाधुंध प्रयोग से घट रहे मिट्टी की उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए योजना लाया गया है। केमिकल का कम उपयोग हो, फर्टिलाइजर का। अगले 3 सालों के भीतर सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सरकारी सहायता देगी। 3 सालों में, अगले 3 सालों में यानी कि 23, 24, 25, 2025 तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। और इसमें जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा, केमिकल वाला छोड़ करके जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। यही है पीएम प्रणाम योजना। इस योजना पर कुल 10,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके तहत शहरों में 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव है। नेट जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन। देखते हैं, बजट में नेट जीरो और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत और शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ रहा है दृढ़ता से। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है भारत। एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन के लिए कुल आवंटित राशि 19,744 करोड़ रुपया किया गया है। 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन सालाना उत्पादन का लक्ष्य लगा गया है। 50,000 लाख टन हरित हाइड्रोजन सालाना उत्पादन का लक्ष्य लगा गया है। कब तक? 2030 तक। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में लद्दाख को देश के एक प्रमुख हब के तौर पर स्थापित किया जाएगा और वहाँ 13,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना का स्थापित किया जाएगा। 13,000 मेगावाट क्षमता लद्दाख। एक है अमृत धरोहर योजना, सब इम्पोर्टेंट योजना है ये। इस योजना में रामसर साइट, जो अभी भारत में 75 रामसर साइट की संख्या हो गया है, के संरक्षण की घोषणा किया गया है। तो अमृत धरोहर योजना है जो रामसर साइट के संरक्षण से संबंधित है और भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। एक है मिष्टी योजना, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्रों में मैनग्रोव के पौधारोपण किया जाएगा मिष्टी योजना के तहत। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में मैनग्रोव वन है जो 4 गुना अधिक कार्बन को सोखता है। तो मिष्टी योजना मैनग्रोव वन से संबंधित है और मैनग्रोव वन कहाँ रोपा जाएगा? तो तटीय और क्षारीय वाली भूमि में। एक है युवा शक्ति, 6ठा पिलर हो गया ये युवा शक्ति। कृषि वर्धक निधि, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सके। एग्री स्टार्ट है, यहाँ पे अप होगा, एग्री स्टार्टअप खोल सके, इसके लिए एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड, यही है कृषि वर्धक निधि स्थापित किया जाएगा। देखो अपना देश एक योजना है, देखो अपना देश। घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यह मुहिम शुरू किया जाएगा, देखो अपना देश। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत अगले 3 वर्षों के लिए की जाएगी और यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। यूनिटी मॉल क्या है? मतलब कि जो वस्तु, जो उत्पाद है, जो कई राज्यों में जो प्रमुख है, उसे एक मॉल रहेगा और सभी राज्यों का, मतलब जो मुख्य वस्तु है, उत्पाद है, उसे उस मॉल में बिक्री किया जाएगा। तो एक स्थान पे कई राज्यों का मुख्य उत्पाद मिल जाएगा आपको, इसलिए यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र, 7वां पिलर हो गया वित्तीय क्षेत्र। विनिवेश, विनिवेश क्या होता है? सरकार है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को या आम जनता को बेचती है, उसी को विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो वर्ष 2022-23 में सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, जिसे घटाकर 50,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है और फिर भी मात्र 31,000 करोड़ आने की संभावना है। तो सरकार पिछले 4 वर्षों से विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है, पिछले 4 वर्षों से। ऑनलाइन गेमिंग,
ऑनलाइन गेमिंग है, इसका क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है और देश के मोबाइल गेमिंग क्षेत्र के 2025 तक 5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ऑनलाइन गेमिंग से मिलने वाली इनामी राशि पर अब 30% कर चुकाना पड़ेगा, TDS के रूप में चुकाना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनामी राशि मिलेगा उस पर 30% कर चुकाना पड़ेगा। वर्ष 2016 में शुरू हुआ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से वर्ष 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये का लेन देन हुआ और डिजिटल लेन देन में इस वर्ष 76% की वृद्धि हुई है। शहरी और संरचना विकास निधि UIDF, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगी। यह Tier 2 और Tier 3 शहरों के लिए होगा। महिला सम्मान बचत पत्र का किया गया है, महिला सम्मान बचत पत्र। इस योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपये तक की जाती है। योजना में आंशिक निकासी का भी सुविधा, यानी कि बीच में भी निकाल सकते हैं। यह योजना 2 वर्षों के लिए यानी 2025 तक 7.5% यानी 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। इस योजना पे 7.5% का ब्याज मिलेगा। अधिकतम राशि 2 लाख तक जमा कर सकते हैं और 2 वर्षों के लिए यह योजना है 2025 तक। महिला सम्मान बचत पत्र और महिला या बालिका के नाम पर राशि जमा हो सकता है। यहाँ तो पूरा डिटेल से है, लेकिन अब इसके बाद एक MCQ टाइप पे बनाएंगे 25-30 क्वेश्चन का, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछता है एग्जाम में उस तरह का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।